गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी से शुरुआत करके ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ेंगे। राइट, ज्योग्राफी की इस सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी ज्योग्राफी को कंप्लीट कर सकूं। राइट, सबसे पहले हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स कंटेन्स everything that exists in the space, that is whether it is all the energy, whether it is a matter. Right, it contains all the things present in a space called as a universe. Right, origin of universe में हम सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, जब भी हम यूनिवर्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये बात आती है कि ये एग्जिस्ट कैसे करता है। राइट, ये बना कैसे था। राइट, ये कब तक लास्ट करेगा, मतलब यूनिवर्स कोई, मतलब किस तरह से, अगर किसी चीज़ का ओरिजिन है तो उसका एंड भी तो है। राइट, क्या यूनिवर्स का एंड है तो कैसे है। राइट, इन सब का जवाब हमें देखने को मिलता है। राइट, इस सब चीज़ों को अब हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूनिवर्स की स्टडी। यूनिवर्स को पढ़ने के लिए हमें एंशियंट टाइम से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। नंबर 1 तो मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स की जो खोज है वो अभी हमने शुरू की है, ये पहले काफ़ी टाइम से शुरू हुई है। ठीक है, शुरू से दो व्यूज़ थे, एक हीलियोसेंट्रिक और सेकंड व्यू था जियोसेंट्रिक। राइट, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हीलियोसेंट्रिक में नाम पर्टिकुलरली सजेस्ट कर रहा है सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे। राइट, वेरएज जियोसेंट्रिक में अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, सब प्लैनेट्स। राइट, दो व्यूज़ देखने को मिलते थे, हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक। देखिए ध्यान से समझिएगा। और सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं हीलियोसेंट्रिक में, और जियोसेंट्रिक में अर्थ के अराउंड। ठीक है, बहुत सारे हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलरली डिबेट पे बात की है। जैसे कि कॉपरनिकस का हम ध्यान रखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे इन्होंने क्या बताया। सेकंड हम जॉनसन कैप्लर के बारे में पढ़ेंगे। राइट, साथ में हम गैलीलियो के बारे में पढ़ेंगे। राइट, जिन्होंने फर्दर टेलीस्कोप बनाया। इसाक न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे इन द सेंस, मतलब इन्होंने हेल्प किस तरह से की हमें यूनिवर्स में समझने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपरनिकस की। ठीक है, मैं मल्टीपल पेन यूज़ करूँगा। राइट, कॉपरनिकस ने ये बोला कि जो यूनिवर्स है, आई डोंट नो इट इज़ विजिबल और नॉट, लेट मी चेंज द इंक, it should be of yellow color. Is it visible? No, it is not visible. Let it be red. Right, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स इज हीलियोसेंट्रिक। मतलब जो यूनिवर्स है वो सन के जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। राइट, कॉपरनिकस ने सबसे पहले बोल दिया। राइट, इन्होंने एक दूसरे की थ्योरीज को सपोर्ट किया। इसके बाद आए जॉनसन कैप्लर। राइट, जॉनसन कैप्लर ने बोला कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है हर प्लैनेट। राइट, इसके बाद फर्दर कैप्लर के बाद हमें गैलीलियो देखने को मिलते हैं। गैलीलियो ने भी कैप्लर की बात को
प्रूव्ड माना था, राइट। गैलीलियो का भी यही मानना था कि सन के सेंटर्ड सोलर सिस्टम सारा वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। गैलीलियो का भी यही मानना था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो हीलियोसेंट्रिक है। तो इस तरह से इन साइंटिस्ट ने पर्टिकुलरली हमारे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, इसको हम बोल सकते हैं, मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को डेवलप किया और हमारा हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक डिबेट को ख़त्म किया और हीलियोसेंट्रिक को ओरिजिन मतलब प्रूफ के साथ एस्टेब्लिश्ड किया। इसके बाद हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें तो, ठीक है, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी सिंगुलैरिटी पे। ऐसा माना जाता है कि एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस सिंगल पॉइंट, मतलब पर्टिकुलर स्पेस में एक सिंगल पॉइंट था जिसका इन्फानाइट मास था, इस पर्टिकुलरली पॉइंट का 0 वॉल्यूम था, राइट, और इन्फानाइट डेंसिटी, राइट, मतलब इन्फानाइट मास था, 0 वॉल्यूम थी और इन्फानाइट डेंसिटी थी, विच मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है। इन्फानाइट डेंसिटी देखने को मिलती है, ठीक है। हमें एक पर्टिकुलरली एक्सपेंशन देखने को मिलता है इस पर्टिकुलरली सिंगुलर पॉइंट पे, ठीक है। इट एक्सपेंड्स, है ना, इट एक्सपेंड्स एंड रिलीजेस कॉस्मिक मटेरियल। जैसे ये पर्टिकुलरली सिंगुलर पॉइंट एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होने के साथ साथ इसने अपना कॉस्मिक मटेरियल रिलीज किया, ठीक है, विच स्टार्टेड टू फ्यूज एंड फॉर्म एलिमेंट्स। जो कॉस्मिक मटेरियल था वो फ्यूज होना शुरू हुआ और एलिमेंट्स का फॉर्म लेने लगा, राइट। और इसके साथ साथ यूनिवर्स फॉर्म होता गया, राइट। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, राइट, बिग बैंग थ्योरी। इस पर्टिकुलरली थ्योरी के अकॉर्डिंग एवरीथिंग इन द यूनिवर्स बिगेन एट द सिंगुलैरिटी, ठीक है। इस पर्टिकुलरली सिंगुलैरिटी के बेस पे सब यूनिवर्स में सब चीज़ें शुरू हुई, ठीक है। इस पर्टिकुलरली सिंगुलैरिटी ने जब एक्सपैंड किया विद इन्फानाइट मास, राइट, इन्फानाइट डेंसिटी एंड 0 वॉल्यूम, तो इसने अपना कॉस्मिक मटेरियल थ्रो किया, राइट। और उस कॉस्मिक मटेरियल के फ्यूज होने पे डिफरेंट एलिमेंट्स की फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है और जिसके कारण हमें यूनिवर्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है, राइट। इन शॉर्ट इतना ही याद रखेंगे हम इसको, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। अब इसका कुछ प्रूफ भी तो चाहिए, राइट। बाय द वे इतना याद रखेंगे कि जो ये बिग बैंग थ्योरी है ये 1920 में फॉर्म हुई है बाय जॉर्ज, राइट, 1920 में जॉर्ज के द्वारा बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, जो ये यूनिवर्स है ऐसा माना जाता है यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। आपने समझा है, आपने सुना तो होगा कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स जो है वो अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, राइट। मतलब धीरे धीरे, मतलब स्लोली हम मानेंगे इसको, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट
0.8 बिलियन ईयर से ही एक्सपेंड कर रहा है। अब हम इस बात को कैसे माने? अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट आर दी what we can say, right? What are the example through which we can prove that universe is expanding, right? What are the proof, right? So the first one is red shift theory. What does it mean? Let me make it clear for you guys. Red shift theory. राइट देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है। जब वाइट लाइट प्रिज्म में पास करती है तो वो डिफरेंट कलर में स्कैटर करती है, राइट? जिसको हम विब की ओर बोलते हैं, VIBGYOR, which means violet, right? and the red. दो कलर हमें याद रखने ही रखने हैं, जो वो एक रेड होता है और वॉयलेट होता है। इसमें जो रेड होता है इसकी वेवलेंथ जो होती है शॉर्टेस्ट होती है, राइट? वेवलेंथ जो होगी शॉर्टेस्ट होगी, कि उल्टा होगा, वेवलेंथ जो है बढ़ती है, राइट? वेवलेंथ जो होगी वो मैक्सिमम होगी, बट जो फ्रीक्वेंसी होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। देखिए, अब इस बात को हम ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे हम वाइट रेड की तरफ को बढ़ेंगे, हमारी लैम्डा जो होगा, मतलब जो वेवलेंथ होगी वो मैक्सिमम होगी और जो फ्रीक्वेंसी है वो शॉर्टेस्ट होगी, राइट? अब इसके लिए कंसिडर कीजिए एक पर्टिकुलरली प्लैनेट है, राइट? ये एक्सप्लोड करता है, राइट? और वाइट लाइट थ्रो करता है, ठीक है? इस पर्टिकुलरली वाइट लाइट को हम तक पहुंचने में टाइम लगता है, राइट? उस पर्टिकुलरली टाइम में जो ये लाइट है ये अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी लूज़ करेगी, राइट? जिससे एनर्जी गिरेगी और लैम्डा और जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हमें रेड कलर में दिखेगी ड्यू टू द चेंज इन द वेवलेंथ। व्हेन वाइट लाइट ट्रैवलिंग इन द यूनिवर्स इज changed into red color due to the change in the wavelength, which shows that our universe is expanding, right? मतलब जो टाइम ऑफ ओरिजिन उस पर्टिकुलरली लाइट का था, राइट? टाइम ऑफ ओरिजिन जो उस पर्टिकुलरली वाइट लाइट का था वो बढ़ा, राइट? हम तक पहुंचने में, तो वो रेड कलर में शिफ्ट होगी, जिसकी वजह से वो, इसको हम रेड शिफ्ट थ्योरी बोलते हैं। और इससे हमें पता लगता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड अभी भी कर रहा है, राइट? इसके थ्रू हम रेड शिफ्ट थ्योरी को समझ चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे गैलेक्सीज की। इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेनली इसमें सिर्फ इतना याद रखेंगे कि गैलेक्सी मेनली 3 टाइप्स की होती है, इलिप्टिकल, स्पाइरल एंड इरेगुलर। और जो हमारी मिल्की वेव है, जो हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, वो स्पाइरल का, राइट? इतना याद रखेंगे, बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मिल्की वेव गैलेक्सी, बस इतना याद रखेंगे कि अपनी गैलेक्सी जो है वो एक इलिप्टिकल गैलेक्सी कंसिडर की, स्पाइरल शेप गैलेक्सी कंसिडर की जाती है, राइट? ठीक है। गैलेक्सीज के बाद हम स्टार्स के बारे में देखेंगे। स्टार्स क्या होता है, राइट? वी ऑल नो, जो हमें कुछ
इस तरह से दिखते हैं, बट असल में वो राउंड शेप में होते हैं। बट बात करते हैं स्टार्स की, राइट। ये स्टार्स होते क्या हैं? देखिए, स्टार्स कुछ नहीं होते बट एक जाइंट बॉल ऑफ गैस एंड डस्ट होता है, राइट। जाइंट बॉल ऑफ गैस एंड डस्ट हेल्ड बाय ग्रेविटी। ठीक है, उसको हम स्टार डिफाइन करेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, चलिए मैं बता देता हूँ आपको किस तरह से स्टार बनते हैं। राइट, एक क्लाउड होगा, मैं इसी शेप का बना रहा हूँ इसको, जिसमें पर्टिकुलरली गैस और डस्ट होगी, राइट। जो इस क्लाउड का डेंसर पार्ट होगा, डेंसर मैटर होगा, ग्रेविटी की वजह से, राइट, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी वी ऑल नो, ठीक है। जब जब एक पर्टिकुलरली फोर्स अपनी ओर चीज़ों को आकर्षित करती है, उसको पर्टिकुलरली ग्रेविटी बोला जाता है, ठीक है। एक प्लेनेट की, हर प्लेनेट की पर्टिकुलर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, राइट, किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने की पावर। इस पर्टिकुलरली क्लाउड की ग्रेविटी के कारण जो डेंसर मैटर होगा वो इसकी सेंटर में कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है, सेंटर में कोलैप्स कर जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होगी प्रोटो स्टार की, राइट। देखिए, आप हर एक स्टेप को याद रखेंगे, कोलैप्स हो चुका है डेंसर मैटर और प्रोटो स्टार की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है हमको, राइट। अब इस प्रोटो स्टार में न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है, मतलब प्रोटो स्टार कंटेन्स हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो ये पर्टिकुलरली हाइड्रोजन है, ये हीलियम में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होगी, और ये एनर्जी इस स्टार को रेड कलर प्रोवाइड करेगी। मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा है तो ब्लू, और कम गर्म है, मतलब स्टार के कंपैरिजन में अगर ठंडा है तो वो रेड कलर का दिखेगा मोस्टली, राइट। स्टार रेड कलर का यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे द मोर द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन द मोर विल बी द एनर्जी। ठीक है, जितना ज़्यादा रिएक्शन होता रहेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन इस एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली एनर्जी राइज कर रही है, राइट, जिसकी वजह से आसपास का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो वेरियस गैसेस है, जितने भी गैसेस इस पर्टिकुलरली अमॉर्फस क्लाउड में थी, प्रोटोस्टार बनने के बाद जो गैसेस प्रेजेंट है वो एक्सपेंड कर जाएंगी। अब गैसेस ने तो एक्सपेंड कर दिया, राइट। एक्सपेंशन के बाद साइज विल इंक्रीज, राइट, साइज बढ़ गया स्टार का, इसीलिए हमें स्टार्स इतने ह्यूज, इतने बड़ी पॉपुलेशंस के, सॉरी, इतने बड़े डायमीटर्स के देखने को मिलते हैं, राइट। साइज इंक्रीज करेगा, वो एक जाइंट स्टार बन गया, राइट, जाइंट स्टार बन गया। अब ठीक है, जाइंट स्टार बनने के बाद पर्टिकुलरली स्टार की जो आगे का फ्यूचर होता है वो इसके मास पे डिपेंड करता है। अगर मास लो है, लोअर मास का जाइंट स्टार है, मतलब जाइंट स्टार का भी एज कंपैरेटिव वे से हम लो और हाई बोलेंगे, ठीक है। अगर मास लोअर है तो वाइट ड्वार्फ बनता है, ठीक है, अर्थ लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। मतलब अगर मास लार्ज है तो सुपरनोवा बनता है, ठीक है, और वो सुपरनोवा कोलैप्स होकर ब्लैक होल जैसी चीज़ों को जन्म देता है, राइट।
राइट, इतना याद रखेंगे बस, इसके आगे नहीं। सुपरनोवा होके ब्लैक होल जैसी चीज़ों को जन्म देता है। राइट, वाइट ड्वार्फ प्लैनेट बन गया तो यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो दो ऑप्शन है, मास लोअर है, मास हायर है। मास ज़्यादा है तो ब्लैक होल देखने को मिलेगा, और मास लोअर है तो वाइट ड्वार्फ देखने को मिलेगा। राइट, अब ब्लैक होल की बात आई तो हम गैलेक्सीज में एक चीज़ पढ़ना भूल गए। राइट, हमारे गैलेक्सीज में एक ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। ठीक है, इसको सब याद रखेंगे, ब्लैक होल को सेजिटेरियस से। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में भी, हमारे ब्लैक होल का क्या नाम है, सेजिटेरियस से। राइट, हमने स्टार्स का फॉर्मेशन देखा, स्टार्स का एंड भी यही है। राइट, मतलब अगर मास लोअर है तो वाइट ड्वार्फ, और मास अगर लार्ज है सुपरनोवा करके ब्लैक होल फॉर्मेशन, ब्लैक होल देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला जो अब हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे सोलर सिस्टम में। देखिए, इस वीडियो को बनाने का यही कारण है कि आपको कोई और बुक देखने की ज़रूरत ना पड़े, हर एक पर्टिकुलर छोटा से छोटा एस्पेक्ट भी इस पर्टिकुलरली वीडियो में कवर अप किया जाएगा। तो अगला जो हम बात कर रहे हैं वो हम करेंगे अब सोलर सिस्टम की। वी ऑल नो सन इज द सेंटर of our solar system. We have, let me draw the diagram and I'll restart the video. So ये वीडियो कुछ इस डायग्राम कुछ इस तरह से बना है। राइट, इसको हम लेबल करेंगे, ये सन है या ये मरकरी है। राइट, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, ऑर्बिटल पाथ ऑफ सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून मैंने नहीं बनाए। ठीक है, यहाँ पे आ नहीं रहे थे। तो ये बात करते हैं, ये हमारा सोलर सिस्टम है। जब भी हम बात करेंगे सोलर सिस्टम की तो हम इस तरह से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले सन को पढ़ना ज़रूरी है। राइट, सन के रिलेटेड ये तो जियोड बन गया, तो अर्थ बन गई। राइट, सन बनाते हैं। राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट द सन, ठीक है, सन के एक इनर पार्ट है, एक आउटर पार्ट है। राइट, इनर पार्ट में मोस्टली हमें रेडिएटिव जोन देखने को मिलता है और एक कन्वेक्टिव जोन देखने को मिलता है। ठीक है, इनर पार्ट पर्टिकुलरली इनर कोर। राइट, इसमें इनर पार्ट में कोर भी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। कोर फॉर एग्जांपल इसको कंसिडर करेंगे। कोर सन का वो पार्ट है जहाँ पे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है। अगर कोई पूछेगा कि सन का जो हीट है वो कैसे जनरेट होती है, राइट, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन होगा वो पर्टिकुलरली कोर वाला पार्ट है। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगी। ठीक है, वो हमारा इनर पार्ट है सन का। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देखने को मिलता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर देखने को मिलता है। राइट, यहाँ पे हमें कन्वेक्टिव जोन और रेडिएटिव जोन जैसी चीज़ें देखने को मिलती है। रेडिएटिव जोन में जो हीट होती है वो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, और कन्वेक्टिव जोन में कन्वेक्शन के थ्रू। राइट, इसका जो आउटर पार्ट है, इसमें हम जो आउटर बॉडी है ये, इसमें कोरोना इसको बोलेंगे। इससे नीचे की बॉडी को हम क्रोमोस्फेयर बोलेंगे। इतना याद रखेंगे, मेनली कोरोना को याद रखेंगे आप। ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन वाले कंसेप्ट में हमको देखने को मिलेगा जो आउटर बॉडी होती है सन की, उसको हम कोरोना बोलते हैं। ठीक है, अब सन के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट हमें कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। एक है सन स्पॉट। ठीक है, जब भी आप सन के बारे में, सन की तरह, सन की इमेजेस को देखेंगे तो वहाँ पे कुछ डार्कर स्पॉट्स हमको देखने को मिलते हैं। राइट, डार्क जैसे स्पॉट्स सन के ऊपर देखने को मिलेंगे। तो ये
कंसीडर किए जाते हैं सन स्पॉट। अब इनका मतलब क्या है, ठीक है, आर दोज एरियाज, सन स्पॉट्स आर दोज एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज लेस देन सराउंडिंग एरिया। ठीक है, सन में ये वो वाले भाग होते हैं जहाँ पे उस पर्टिकुलरली एरिया का टेम्परेचर सराउंडिंग एरिया से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इतनी स्ट्रांग होती है, मैग्नेटिक फील्ड इज सो स्ट्रांग दैट हीट कैन नॉट एस्केप, हीट ऊपर को जा ही नहीं पाती, राइट। तो इसके थ्रू वो सनस्पॉट फॉर्म करती है। सेकंड जो कंसेप्ट है उसको हम देखेंगे सोलर विंड। सोलर विंड कंसेप्ट, राइट, ये पर्टिकुलरली कोरोना से रिलेटेड है, जो आउटर मोस्ट पार्ट है सन का। ठीक है, जब जो सन का जो प्लाज्मा है उसका टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो उसको होल्ड नहीं कर सकती, राइट। तो वो सोलर विंड कोरोना के थ्रू प्लाज्मा ट्रेवल करता है बाहर, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड्स की तरफ, जिसके थ्रू सोलर विंड्स हमको देखने को मिलती है। आपने सुना होगा सोलर विंड्स चलेगी, राइट, सोलर विंड्स का एक तूफान देखने को मिलेगा, तो ये सोलर विंड्स होती है। जब सन का प्लाज्मा इतना हीटअप हो जाएगा, राइट, इतना हीटअप हो जाएगा। अब भी जैसे कुछ न्यूज़ आई थी करंट अफेयर में, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जिसमें बोला गया था कि हमारा जितना भी टेलीकम्युनिकेशंस का सैटेलाइट्स है उस पर सोलर की विंड का बहुत बुरा प्रभाव देखने को मिलेगा, राइट। अगर किसी को याद होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, राइट। सोलर विंड का बहुत तगड़ा प्रभाव होगा, राइट। वही ये सोलर विंड है, जब मैग्नेटिक फील्ड जो प्लाज्मा हीटेड है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती, तो वो आउटवर्ड रेडिएट कर जाता है, ठीक है, प्लाज्मा, उसको हम सोलर विंड बोलते हैं। इसके बाद सोलर साइकिल, जब सन जब जो सन होगा, राइट, इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट, सन हैज़ ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब सन की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, ये हर 11 साल में होती है, तो उस पर्टिकुलरली साइकिल को हम सोलर साइकिल बोलते हैं। कंप्लीटली फ्लिप कर देगा मैग्नेटिक फील्ड अपनी, तो वो 11 साल में एक बार करता है, ठीक है, उसको हम सोलर साइकिल बोलेंगे। इसके साथ एक और कंसेप्ट हम देखेंगे सोलर फ्लेयर का। सोलर फ्लेयर, ठीक है, सोलर विंड और सोलर फ्लेयर में बहुत सारा कंफ्यूजन हमें देखने को मिलता है, ठीक है, तो इसको हम क्लियर करते हैं, राइट। सोलर फ्लेयर पर्टिकुलरली कब होते हैं? जब सन के ऊपर एक्सट्रीम एक्सप्लोजन्स देखने को मिलते हैं और वो प्लाज्मा को प्लस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उसको रिलीज करता है, राइट, उसको सोलर फ्लेयर बोलेंगे हम, राइट। अब प्लैनेट के रिगार्डिंग हम थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जितने 4 प्लैनेट्स कंसिडर होते हैं, इनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, राइट। मतलब वो प्लैनेट जो सॉलिड सरफेस से बने हैं, इतना याद रखेंगे, सॉलिड सरफेस से बने हैं, राइट। और जो ये लास्ट के 4 प्लैनेट्स हैं, इनको हम थोड़ा सा अलग जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। जोवियन प्लैनेट मतलब ऐसे दिख जाएगा ये, हाँ, ऐसे जोवियन प्लैनेट बोलते हैं। मतलब ये गैसियस प्लैनेट्स होते हैं, इनके ऊपर कोई सॉलिड सरफेस नहीं होता, ठीक है। और जो मार्स और जुपिटर है,
जो मार्स और जुपिटर है इसके बीच में हमको एक एस्ट्रॉयड बेल्ट देखने को मिलती है, जहाँ पे डिफरेंट एस्ट्रॉयड दिखते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट, राइट। इसको हम एस्ट्रॉयड्स के बारे में अभी पढ़ेंगे क्या होते हैं क्या, बस इतना याद रखेंगे, एक मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट। और नेपच्यून के बाद हमें क्यूपर बेल्ट देखने को मिलती है, यहाँ पे क्यूपर बेल्ट, राइट। इसको याद में रखेंगे सब, बस ये मुझे आपको बताना था। कुछ प्लैनेट्स के रिगार्डिंग कुछ कंसेप्ट देख लीजिए। अर्थ जो है वो डेंसिएस्ट प्लैनेट है, राइट। वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लैनेट कंसिडर किया जाएगा। मरकरी के पास अपना एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से सन की हीट वो ट्रैप नहीं कर पाता, राइट। जिसकी वजह से मरकरी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं होता, और वीनस वो हॉटेस्ट प्लैनेट देखने को मिलता है क्योंकि सन के सबसे नज़दीक है मरकरी के बाद, राइट। एटमॉस्फेयर भी है जिसकी वजह से वो ज़्यादा गर्म है, ठीक है। और जो ये वीनस होगा ये अर्थ का ट्विन कंसिडर किया जाता है, राइट। अर्थ का ट्विन बोला जाता है वीनस जो है, बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, वेरस अर्थ जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है, राइट। इतनी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जो कि आप जब बुक पढ़ेंगे या कोई भी मटेरियल पढ़ेंगे तो आपके मन में क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे एस्ट्रॉयड्स का। एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं? रॉकी ऑब्जेक्ट्स रोटेट or we can use the orbit around the sun are considered to be asteroid, ठीक है। are considered to be asteroid। एस्ट्रॉयड बेल्ट मैंने आपको बताई मार्स और जुपिटर के बीच में देखने को मिलती है। और एक कंसेप्ट आएगा कॉमेट्स क्या होते हैं। कॉमेट्स आर आइसी बॉडीज विच ऑल्सो रिवॉल्व और ऑर्बिट sun, right. It contains an icy tail moving away from sun, right। कॉमेट्स का एक ध्यान रखेंगे, एक आईसीसी टेल्स होती है, इनकी पहचान यही है कि आईसीसी टेल बनाते हुए रिवॉल्व करते हैं, या ठीक है, जो सूरज से दूर जा रही होती है, राइट। ऑल्दो ये एस्ट्रॉयड से बड़े होते हैं, कॉमेट्स इतना ही याद रखेंगे सब, राइट। और एस्ट्रॉयड्स का एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा, वेरस कॉमेट्स का इसेंट्रिक, कोई भी सेंटर नहीं है, राइट, कैसे भी मूव कर सकते हैं। तो ये हमने कॉमेट्स एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब मीटियोरॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर मीटियोरॉइड्स? दीज आर द स्पेस रॉक्स, ठीक है। स्पेस के जो पत्थर होते हैं उनको मीटियोरॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। जब ये पत्थर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, राइट, तो इनको मीटियोर्स बोला जाता है, राइट। मीटियोर्स बोला जाता है। और मोस्टली वैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने पे ये जल मतलब पूरी तरह से बर्न आउट हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से, राइट। लेकिन अगर कोई एग्जिस्ट कर जाए ग्राउंड तक तो उसको मीटियोराइट्स बोलते हैं, राइट। उसको मीटियोराइट्स बोलेंगे, बस इतना ध्यान रखेंगे, फ़र्क पूछ लेंगे मीटियोर्स, मीटियोराइट्स और मीटियोराइड क्या होते हैं, राइट। जब धरती पे पहुंच गया तो राइट है, हाँ भाई सही है, ठीक है, सही है, बच गया, तो राइट लगा देंगे मीटियोर्स के आगे, मीटियोराइट। और जब वो एटमॉस्फेयर में एंट्री करेंगे तो मीटियोर्स बोल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। याद हो गया एकदम से हमको, ठीक है। तो ये हमने कॉमेट्स के बारे में, मीटियोर्स के बारे में पढ़ लिया। तो आज के लिए गाइस
पहले चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लैटिट्यूड्स के बारे में देखेंगे, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखेंगे, राइट, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में देखेंगे, किस तरह से इक्विनॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट, जो कि 21 जून को लॉन्गेस्ट डे देखने को मिलता है, 22 दिसंबर को, राइट, शॉर्टेस्ट डे देखने को मिलता है। इस तरह की चीज़ें हम कंसीडर करेंगे, जो कि हमें काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन छोटे छोटे टॉपिक्स से, जो कि ऑल्दो हमने पढ़े तो होते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिविजन और ड्यू टू लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड इन ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम हम गलत कर देते हैं, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हमारे सही होने चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे साथ में रहने चाहिए, कहीं ना कहीं हमारी तरफ गिरने चाहिए, वो हमसे दूर हो जाते हैं और हमारे नंबर गलत होते हैं। ऑल्दो नेगेटिव तो करता ही करता है, साथ में जो ऐड अप होना था उसमें माइनस नंबर देखने को मिलते हैं। सीज़न कौन कौन से हैं, राइट, वो भी हम देखेंगे। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। डू लाइक, डू कमेंट, डू सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और लोग इसको देख सके। थैंक यू वेरी मच।